दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर जो कि लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और इसकी पार्ट नंबर 164 करेंगे और इससे पहले 163 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से आप बाकी सारे पार्ट्स देख सकते हो स्टार्टिंग से, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे लास्ट तक, वहां से भी आप देख सकते हो। दोस्तों हम करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से पढ़ेंगे और कोई क्वेश्चन चित्र वाला आएगा तो चित्रों के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और प्रीवियस ईयर जो रियल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। चैनल पे अभी तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। यदि थीटा इक्वल 60 डिग्री है तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों, जहां जहां पर थीटा है वहां 60 रख दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 2 इंटू में कॉट 60, तो कॉट स्क्वायर है तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, डिग्री आप मान लो, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉट, और कॉट 60 दिया है तो 60 लिख दो, यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 2 इंटू, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो आप बताओ जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर ना लिख करके डायरेक्ट 1/3 लिख देता हूँ, यहाँ से आप समझ जाना। और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कर लो इसको आप ऐसे, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। और देखो यहाँ पर है तो 1, जैसे 1 - √3 3 लिखा है, 3 को इधर भेज देंगे, 3 - 1 यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। तो जरा देखो इसको, 2/3 अपान में 2/3, या कंफ्यूजन हो रही है तो आप नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज दो। जैसे 2/3 तो सबसे नीचे क्या था, ये 3 था, इसको ऊपर भेज देंगे, नीचे 2, ये सब कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यानी कि दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो पहले इसको देखो, कथन जो है उनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम ऑप्शंस को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। पहला है कि एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में, ध्यान देना, जितने भी व्यंजन है सभी व्यंजन में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले हैं, यानी कि भारतीय मसाले होते हैं। यानी कि जो भी व्यंजन आप उस एबीसी होटल में खाओगे रेस्टोरेंट में, तो वहां पर एबीसी होटल में तो सारे के सारे जो भी व्यंजन आप खाओगे सभी में भारतीय मसाले होंगे। ठीक है, अगला है इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं, यानी कि हाँ अमेरिकी और फ्रांसीसी भी मिलेगा। ठीक है भाई। अगला है इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं पर कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक तो मिल जाएगा आपको इस होटल में लेकिन मिल्क शेक नहीं मिलेगा। अब आते हैं निष्कर्ष में। पहला है एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाली अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है। ये सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी व्यंजन परोसा जा रहा है, यहाँ पर अमेरिकी व्यंजन, और यहाँ दिया था कि जितने भी व्यंजन है चाहे अमेरिकी फ्रांसीसी कुछ भी हो, कुछ ना कुछ भारतीय मसालों की झलक दिखाई देगी, तो इसका मतलब जरूर दिखाई दे रही होगी अमेरिकी में भी। तो ऑप्शन पहला सही। दूसरा देखो, निष्कर्ष पहला है और दूसरा कह रहा है एबीसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा था ना, जितने भी व्यंजन बनेंगे इस होटल में कुछ ना कुछ भारतीय मसालों की उपयोगिता होगी, तो फ्रांसीसी में भी होगी और अमेरिकन भी होगी, तो यही तो बोला जा रहा है पर फ्रेंच वाला, फ्रेंच फ्रांसीसी, तो बस ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कह रहा है कि एबीसी रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं। पहली बात तो कह रहा है कि मिल्क शेक परोसे जाते हैं, और जबकि यहाँ पर कहा था कि मिल्क शेक नहीं परोसे जाते हैं, तो ये तो पूरा गलत बोल दिया ना उसने, उल्टा ही कर दिया इसका। तो बस केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो। अगला, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो, जैसे मान लो कि ये कोण है, शंकु है मान लो। अब देखो इसमें तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली ऊंचाई की बात हो रही है, ये वाली, तो ये कितना दे के रखा है 25 सेंटीमीटर, और वहीं पर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये वाली जो है ये कितना है, इसकी 7 सेंटीमीटर है। हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7
और आर्त यानी कि त्रिज्या 7 और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो ये हो जाएगी 25। हमें इसकी ऊंचाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, तिर्यक से ही काम चल जाएगा। 7 से 7 कटा तो बचा हमारे पास 22 गुणे में 25, 25 दूनी 50, 5 हाथ बचा हमारे पास हासिल, और 25 दूनी 50, 50 और 5 हो गया 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे के रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में दोस्तों माफ कीजिएगा 550 सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ये था दोस्तों ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो आई थी, उस पर सतत विकास की चर्चा हुई थी, ऑप्शन नंबर दूसरे में जो लिखा हुआ है। अब देखो ब्रेटलैंड जो रिपोर्ट है ये आई थी 1987 में, तो हो सकता है अगली बार कभी पूछ लिया जाए, और संयुक्त राष्ट्र ने इसको पब्लिश किया था, तो ये भी आप याद रखना। अब देखो जोहान्सबर्ग की जो घोषणा है वो कब करी गई थी? तो इसको बता दूं दोस्तों, ये करी गई थी 1972 में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1972 इनकी 1972 में। अब देखो ये जितने भी यहाँ पर है, चाहे ये हो फिर या हो, ये पर्यावरण और विकास के लिए करी गई थी। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए उसमें सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वहीं एजेंडा 21 ये आई थी 1992 में, ठीक है। 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, यानी कि पर्यावरण और पृथ्वी सम्मेलन जब जहां पर हुआ था, उससे रिलेटेड ये एजेंडा दिया गया था। रियो घोषणा आप जानते हैं, रियो डी जेनेरियो कहां पड़ता है? ब्राजील में। इसकी घोषणा हुई थी 1992 में, इसकी भी घोषणा हुई थी, ठीक है। तो याद रखना आप, ये सारी की सारी जितने भी रिपोर्ट हैं ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण सुधार के लिए, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इनकी चर्चा हुई है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है, यानी कि इनमें से अलग कौन सा ऑप्शन वाला है, पहले ये देखना है। तो मैं पहले एबीसीडी लिख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। वी का ई लिखा है, तो वी और ई कहां पर है? तो देखो ये वाला वी और ई आ रहा है। अब इसके बाद अगला दे के रखा है यहाँ पर यूएफ, तो यूएफ देखो कहां पर लिखा हुआ है, यूएफ है ये वाला, ठीक है, ये लिखा है यूएफ। अगला देखो क्यूके, तो क्यूके कहां पर लिखा है? अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्यू तो ये है लेकिन के ये है, यानी कि ऐसा बन रहा है, अपोजिट नहीं बन रहा। जबकि टीजी देखो तो टीजी कहां पर लिखा हुआ है? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है टीजी, यानी कि क्यू का ये होना चाहिए था जे वाला, इसीलिए यहां पर गलत हो गया। क्यूके की जगह पे क्यूजे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके का क्या अर्थ है? यानी कि एनपीके लिखा होता है ना जब खाद की बोरी होती है, तो उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एन से नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के पोटेशियम, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो छठी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर टोटल संख्याएं 11 हैं, तो इसका मतलब 6 इधर बोला है और 6 इधर बोला है, तो अगर 6 और 6 देखोगे ये तो 12 हो रही है। इसका मतलब कोई संख्या बीच की है जो इस बार भी हमने काउंट कर लिया है और इधर से भी हमने काउंट कर लिया है, तभी 11 संख्याएं को हमने 12 लिख दिया है। समझ में आया? जबकि रियल में कितनी? 11। तो एक काम करो आप लोग कि जितना यहाँ पर लिखा गया है इसमें से 11 संख्याओं को माध्य है, तो 44 और कितने का? 11 का, तो 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 4 हो जाएगा 48। और अगला है 6 संख्याओं का माध्य 39 है, यानी कि 39 गुणे में 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 नाम 54 और 6 त्रिक 18 और 5 हो जाएगा 18 5 23, तो ये हो जाएगा 23 है। और वहीं पर अगला करें 6 संख्याओं का जो माध्य है वो 48 है, तो 48 और गुणे में 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 अठे 48 और 6 चौक 24, 24 4 हो जाएगा यहाँ पर 28, तो लिखेंगे 28। अब देखो दोस्तों इनमें से हम पहले इन दोनों को टोटल कर लें और ये टोटल में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 8 4 12, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि 522 आ गया और 484 हो रहा है। तो बस 522 और 484 घटा दीजिए, 12 में 4 गए तो 8 आएगा, और यहाँ पर 11 में से नहीं जाएगा 8, तो 1 में नहीं जाएगा तो 11 8 हो जाएगा 3 38 आएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे दोस्तों ए श्रीनिवास राव, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है।
लेकिन दोस्तों आपसे अब पूछा जाएगा 2025 का, जो कि आपको याद रखना है। तो 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 3 लोगों को मिला है, जिसमें से पहले हैं सुभाष राणा, जो कि पैरा निशानेबाजी से संबंधित हैं, और वहीं दूसरे हैं यहाँ पर दीपाली देश पांडे, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और वहीं तीसरे नंबर पे है दोस्तों संदीप सांगवांग, ये हॉकी के कोच हैं। ठीक है, अब देखो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो उनको दिया जाता है जो कोच होते हैं, जो सिखाते हैं। जैसे शूटिंग से संबंधित दीपाली देश पांडे को मिला, सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी से, और हॉकी के कोच कौन, संदीप सांगवांग। अब देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखो दोस्तों मुझे याद आया, थोड़ा बता दूं, ये 17 जनवरी को मिला था 2025 को। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा 17 किस दिन मिला था, तो 17 जनवरी 2025 को मिला गया था। अब देखते हैं फोटो द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड होता कैसे है। तो ये होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का होता है और इस टाइप का भी होता है, दोनों तरह के अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं एक स्लाइड और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है दोस्तों, याद रखना आप लोग। ये हालांकि 2025 की फोटो नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 23 की है, लेकिन मैंने ये दिखा दिया है फोटो कि कुछ इस टाइप से जो राष्ट्रपति होते हैं वर्तमान समय में वो उनको प्रदान करती हैं। जो भी राष्ट्रपति होते हैं वही देते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन आ जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का वितरण कौन करता है, तो आप लोग बता देना राष्ट्रपति। अच्छा आप लोग बताओ कि इनका नाम क्या है, जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, इनका नाम क्या है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। लैंड बेस्ड का मतलब भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी नहीं है, तो ये दोस्तों देखो पृथ्वी, सूर्य और अग्नि, ये तीनों की तीनों लैंड बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर धनुष जो है ये दोस्तों लैंड बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये धनुष मिसाइल होती है, कुछ इस टाइप की होती है। इसको यहाँ से ऐसे लॉन्च किया जाता है एक निश्चित एंगल को बना करके, जिस दूरी पर हमें टारगेट करना होता है। और वहीं पर ऑप्शन में दिया था एक पृथ्वी, तो देख लो पृथ्वी मिसाइल कुछ इस टाइप की होती है, सीधा इसको हम यहाँ से यहाँ तक लॉन्च कर रहे हैं। और एक देखो अग्नि मिसाइल जो होती है, ये देख सकते हो कितनी भी भारी भरकम होती है अग्नि मिसाइल। हालांकि इसको लॉन्च अभी नहीं किया जा रहा है, ये ऐसे कहीं पर ले जाया जा रहा है इसको। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको जो अग्नि है ये होता है मिसाइल। एक और भी देख सकते हो अग्नि थर्ड, देख सकते हो यहाँ पर भारत ये कहीं पर ले जाया जा रहा है इसको, देखो प्रदर्शनी के रूप में, और कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पाई चार्ट दे के रखा है, और क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड के केंद्र का कोड ज्ञात करिए। तो पहले देखो यहाँ पर टोटल परसेंटेज अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो 28 और 22 ये हो जाएगा 50, और देखो यहाँ से 11 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 70 70 30 100, यानी कि टोटल हमारे पास 100% दिया है। और 100% अगर हम डिग्री में देखेंगे ये सारे के सारे एंगल बना के, तो पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर हम 10 की वैल्यू निकालना चाहें तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, तो 10% की वैल्यू 36 आ गई दोस्तों। ठीक है, 36 डिग्री मान लो। अब यहां से क्या कह रहा था कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहां पर है, ये है 28%, और 10 की वैल्यू हमें पता है, 28 की वैल्यू बताना है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 36 और बटे में 10, और बताना कितनी है 28 की, तो बस आप 28 से यहाँ पर गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। अब 10 को आप मत काटिए, इसको ऐसे ही रहना दीजिए, तो यहाँ पर भी आप 28 से गुणा करा सकते हो, यानी कि 28% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगर आप करोगे 36 28, तो ये आ जाएगा टोटल यहाँ पर 1008, तो 1008, और नीचे बचेगा 10, तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, 0 हटाएंगे, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100.8, यानी कि 100.8 आएगा। कहाँ लिखा है, ऑप्शन दूसरे में, जो कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। देखो अगला कुछ ऐसे ही दिया है। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा X के औसत उत्पादन और उसी अवधि यानी कि 3 से 5 के ही बीच में Y के औसत उत्पादन का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले देखो ये वर्ष पहला है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 5 तक दिया है। और यहीं पर अगर हम X की बात करें तो ये देखो कलर, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ये X है, बाकी ऑरेंज वाला Y है, और यहाँ पर ये जो कलर देख रहे हो आप ये है किसका, जेड का है। हमें क्या पूछा है, एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम केवल एक्स को देखेंगे, और एक्स का मतलब ब्लू वाला देखेंगे। अब 3 से 5 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें एक मिलेगा 35, दूसरा वाला मिलेगा 55, और अगला है, और अगला वाला हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, तीनों की बात हो रही है 3 से 5 तक में बीच में। अब इन सबको आप जोड़ लो, तो देखो 35 और 55 हो जाएगा कितना, 60 30 90,
और 50 यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात करिए, क्योंकि देखो औसत करोगे तो नीचे 2 यहाँ आएगा और नीचे 2 यहाँ आएगा, तो वो कट जाएगा, इसलिए औसत का कोई वैल्यू नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पर कह रहा है y का। अब y का भी देख लो, इसी दौरान मतलब 3 से 5 के बीच में। तो y कौन सा हमारा, ये है जो ऑरेंज कलर में है, तो ये हो गया 45। तो 45 और यहाँ पर हो गया 45, ये हो गया 90 और इसके बाद हो गया ये 55। तो 90 और 55 कितना हो जाएगा, 145। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 145। ठीक है, 145 हो जाएगा। अब इसको काट दो, अगर कट रहा है तो 5 से काट दो। 5 दूनी 10 और 5 40 और 5 दूनी 10, 5 45, यानी कि 28:29 आएगा। ठीक है, तो 28:29 देखते कहाँ लिखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें चौथे में देख रखा गया है। करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उस वर्ष के दौरान आयत पर 10 करोड़ की राशि व्यय की गई हो तो उस वर्ष जैव रसायनों यानी कि बायोकेमिकल्स और आभूषणों ज्वेलरीज पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई। तो पहले तो देखो यहाँ पर डिग्री में लिखे हैं ये सारे के सारे, तो इन सबको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 360। मैंने जोड़ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जोड़ करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री आया और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ के बराबर। समझ में आ रहा है, तो 10 करोड़ है। अब यहाँ पर क्या पूछा था, अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो 10 बटे में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल मिलाकर मतलब बायोकेमिकल्स, तो बायोकेमिकल्स कहाँ पर है, ये है 42। और इसके बाद ज्वेलरीज का मतलब है आभूषण, और आभूषण यानी कि 48। तो कितना हो जाएगा, 42 और 48, तो ये हो जाएगा 90। तो हमें 90 की वैल्यू बतानी है, तो 90 बता देंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितने की वैल्यू, 10 बटे में 4। इसको आप काट दीजिए या 2 से काट दो, 5 बटे में 2, तो 5 का आधा 2.5, तो ये 2.5 करोड़ आ जाएगा। सीआर में वैल्यू है तो 2.5 करोड़ आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर को दर्शाता है। तो देखो पहले कराए, जैसे मान लो हम 1 2 3 ऐसे करके चले यहाँ तक, जेड तक चलते हैं और जेड को हम 26 नंबर मानेंगे, ए को 1 नंबर। अब कह रहे हैं कि अगर बाएं साइड से यानी कि ए की तरफ से इधर चलेंगे 15वां नंबर, तो मान लो अगर 15वां इस जगह पर पड़ रहा है कोई 15वां, ठीक है, और दाईं ओर 8वां, तो उसके दाईं ओर, तो जैसे मान लो 15वां ये है तो इसका दायां इधर ही तो होगा। इसका मतलब हो गया कि 15 तो हमें स्टार्टिंग से चलना ही चलना है, 15 प्लस और आगे इधर कितना चलना है, 8वां, तो 8 ये, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23 नंबर हो जाएगा। और 23 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप ये वर्ड याद रखो, ईजोटी, ई ओ, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, इसका मतलब होता है 5, ये 10, 15 और ये 20 और इधर वाला होता है 25। तो आप देखो किसके आसपास आ रहा है, 23 आ रहा है। और 23 का मतलब क्या है कि यहाँ पर टी आ रहा है 20 नंबर पे, तो टी के बाद आगे 3 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, यू वी और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा भाई। देखो 21 22 और 23 नंबर पे डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू से उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नीचे एक घन के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी कि घन एक ही है जो क्यूब है, उसको पलटा करके अलग अलग सिचुएशंस दिखाई गई, घन वही है। कह रहा है कि ये जो गोला है ब्लैक वाला, इसके फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी, यानी कि इसके अपोजिट में नीचे साइड, अगर ये ऊपर होगा यहाँ पर तो इसके नीचे की तरफ कौन सा आएगा ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसके अपोजिट वाला हम चेक करेंगे तो उसका अपोजिट उसके साथ कभी नहीं दिखेगा। जैसे मान लो कि ये सर्कल है, सर्कल के पास क्या है, ट्रेंगल दिख रहा है, तो इसका अपोजिट ट्रेंगल नहीं होगा, ना ही ये गोला होगा क्योंकि इसके साथ दिख रहा है। और देखो यहाँ पर ये दिया है और यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा, इसके अपोजिट ये भी नहीं होगा, और ये स्टार भी अपोजिट नहीं होगा, और ये तो हो ही चुका है, नहीं होगा। मतलब इन सारे आकृतियों को छोड़कर, यानी कि चाहे तो ये हो जाएगा और ये वाला त्रिभुज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ आ चुका है और यहाँ वो भी आया जिसको हमें बताना है। तो उसमें से केवल और केवल क्या आएगा, ये वाला आएगा जो यहाँ पर वर्ग है और ब्लैक कलर से। तो बस ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता है, यानी कि अब निष्कर्ष नहीं निकल रहा है वो वाला हमें बताना है। कह रहा है कि सभी मसाले अलमारियां हैं, तो देखो सभी वर्ड आ गया, तो इसलिए एक गोला ये बनेगा और एक गोला उसके अंदर बनेगा ऐसे करके।
अब कह रहा है सभी मसाले, जिसके साथ सभी वर्ड लगा होता है उसको अंदर वाले गोले पे रखो। मसाले को एम लिख देता हूँ, अलमारी है और अलमारी यानी कि ये बाहर वाला एल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी अलमारी, अब सभी वर्ड आ गया, इसका मतलब एक गोला और बनेगा जो कि इससे भी बड़ा होगा। सभी अलमारी क्या है, पंखे हैं, तो पंखे मतलब मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है सभी दरवाजे अलमारियां हैं, तो जितने भी दरवाजे हैं वो सारे अलमारियां हैं। इसका मतलब अलमारी वाले सर्किल के अंदर क्या आ रहा होगा, दरवाजे, यानी कि यहाँ पर डी आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो निष्कर्ष नहीं हो सकता है हमें वो बताना है। तो पहले तो देखो आते हैं निष्कर्ष की तरफ। कुछ अलमारियां दरवाजे हैं, कुछ अलमारियां दरवाजे हैं, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि दरवाजा अलमारी वाले गोले के अंदर ही तो आ रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, तो इसलिए तो सही हो गया। हमें गलत बताना है। सभी पंखे मसाले हैं, तो सभी पंखे, तो जितने भी पंखे हैं मसाले हैं। तो देखो कह रहा है कि पंखे अंदर आ रहा है मसाले के, जबकि उल्टा है, मसाले के अंदर पंखा आ रहा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और हमें गलत ही बताना था। जबकि दूसरा भी देख लो, कुछ पंखे दरवाजे हैं, कुछ पंखे दरवाजे हैं, यानी कि कुछ पी वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें भी तो कॉमन होगा भाई, इसके अंदर है तो ये एरिया अगर मैं लूं तो ये एरिया इसी के अंदर का ही तो एरिया है, वैसे ही इसके अंदर का भी एरिया यही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, तो ये सही है। सभी मसाले पंखे हैं, सभी मसाले जितने भी एम हैं वो क्या है, पंखे, यानी कि पी, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो मसाले हैं वो पी के अंदर हैं, तो ये भी सही। गलत कौन सा, केवल दूसरा वाला करेक्ट आंसर, तो वही सही उत्तर हो जाएगा। मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा और उसके बाद बाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ा। उसके बाद वह ऐसे चला, तो देखो इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले लास्ट में चेक करो कि पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि दूरी बताना है और दिशा बताना है, ठीक है। तो इसलिए हमें दूरी और दिशा दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब कह रहा है उत्तर की ओर चलता है, तो सबसे पहले मान लेता हूं ये चला होगा यहां से उत्तर की तरफ ऐसे करके। कितना चला है, तो ये 340 मीटर चला है यहां से, मान लो स्टार्टिंग इसके यहां से हुई थी और उत्तर ऊपर की तरफ। अब कह रहा है कि बाएं मुड़ा और 90 कदम चला, तो ना बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इधर होगा उसका, और 90 चला होगा यहां से यहां तक, ठीक है। आगे कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 130 कदम चला, तो दाएं मुड़ने का मतलब कि इधर की तरफ चला होगा, और 130 चला, तो 130 आप इसको लिख लो। अब आगे कह रहा है दाएं मुड़ा फिर 90 चला, इसका मतलब यहां से दाएं मुड़ा होगा और ये 90 चला होगा, तो 90 ये हो गया, 90 ये, तो देखो इसका मतलब इसके सीध में आ गया होगा यहां पर कहीं पर। और अगला है यहां से वह अपने दाएं मुड़कर 240 कदम चला। अब देखो 240 चला, इसका मतलब इधर आ गया होगा इस जगह पर, तो 130 तो ये चल चुका होगा क्योंकि इसके बराबर ही दूरी ये भी है, तो 130 चल चुका। चलना कितना था, 240। तो अब देखो 240 में से 130 आप हटाएंगे तो 4 में 3 यानी कि 1 और 2 में से 1, 110, यानी कि अब इधर की तरफ वो 110 चलेगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही लिख देता हूं, तो 110 का मतलब मान लो कि यहां से यहां तक आ गया होगा, वो 110 चला होगा। अब बचा कितना होगा इधर से इधर की तरफ, तो देखो 340 टोटल था, तो 340 में से आप घटा दो 110, तो 110 घटा दिया, जीरो, 3 और 2 में से 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 230 आएगा, तो ये हो जाएगा 230, तो यहाँ पर हो जाएगा 230, ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आया, तो अब मुनीर अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु मतलब कि इस जगह पर अगर हम खड़े होकर के देखेंगे तो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो देखो ये दूरी कितनी, यहां से यहां तक की 230 है, तो 230 मीटर कहाँ की दिशा में, उत्तर की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 230 मीटर उत्तर, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। सीरीज है 12, 17, 27, 57 और यहाँ पर क्या आएगा फिर इसके बाद 777 है। तो पहले देखो इसमें से हम डिफरेंस निकालेंगे, तो 12 और 17 यानी कि 5 जोड़ा गया होगा तभी 17 बना होगा, और यहाँ पर देखो 17 से हो गया 27 यानी कि 10 जोड़ा गया होगा तब बना होगा। फिर इसके बाद देखो 27 से 57 हो गया है, इसका मतलब कि 30 जोड़ा गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ आगे हमें बताना है, तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, पहली बार में हमने +5 जोड़ा, दूसरी बार में 10 जोड़ा, और इसके बाद हमने जोड़ा होगा 3 जोड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहली बार में 2 का गुणा किया तभी तो आया हो गए 10, और इसके बाद अगली बार में 3 का गुणा किया तभी तो आया होगा 10 नहीं 30। तो इसका मतलब 30 के साथ अब किसका गुणा करेंगे, 4 का, भाई 2 का गुणा, 3 का गुणा और 4 का, तो 30 के साथ 4 का गुणा यानी कि 120 आएगा। अब 57 में से 120 आप जोड़ दो, 120,
7 जीरो यानी कि 7, 5 2 7 और यहाँ पर 177 आ जाएगा, जो कि पहले नंबर पे लिखा गया है, माफ कीजिएगा, जो कि चौथे पे लिखा गया है 177 सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में चार वृत्तों ए बी सी डी का संयोजन दर्शाया गया है। देखो वृत्त यहाँ पर ए है, फिर बी, सी और ये डी देख रखा है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है आगे, आकृति में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्याओं को दर्शाती हैं। यानी कि अगर ए है तो ए स्पेशल किसके लिए है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि जो वृत्त ए है उन लोगों को निरूपित करता है जो विज्ञान पसंद करते हैं। तो जो भी है मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। ए का मतलब हो गया यहाँ पर कि विज्ञान पसंद करते हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर विज्ञान लिख देता हूँ। आगे कह रहा है यहाँ पर बी क्या करता है, इतिहास पसंद करते हैं, तो बी वाले को मैं लिख देता हूँ ये जो इतिहास यानी कि हिस्ट्री पसंद करते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगला है यहाँ पर सी, सी और डी उन लोगों को निरूपित करते हैं क्रमशः अंग्रेजी, इनकी सी नंबर को अंग्रेजी बोलेंगे, तो सी वाला अंग्रेजी पसंद करता है। और वहीं पर जो डी दिया है, डी क्या पसंद करता है, संस्कृत, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत वो मतलब कि उसको पढ़ता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन लोगों की संख्या को ज्ञात कीजिए जो केवल विज्ञान तथा केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों पसंद करते हैं। यानी कि केवल विज्ञान, तो केवल विज्ञान कौन पढ़ता है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो आप देखो जरा ध्यान से कि ए वाला जो है हमारे पास वो कौन सा सर्कल है, यही वाला सर्कल तो है ए वाला, इतना सारा। अब उसमें से हमें ये देखना है कि साथ ही क्या होना चाहिए था, केवल अंग्रेजी और इतिहास पढ़ रहा हो, तो अंग्रेजी पढ़ने का मतलब सी और इतिहास का मतलब बी, तो बी और सी में दोनों में आना चाहिए। तो बी वाला कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी वाला देखो, बी वाला सर्कल कुछ इस प्रकार से यहाँ देख रखा है बी वाला, और वहीं पर साथ ही सी वाला, तो सी वाला देखो ये इतना सा बड़ा सा यहाँ पर देख रखा है, जो कि ये दिया है सी वाला। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि सारे सारे पसंद करते हो, तो केवल विज्ञान का मतलब है कि 10 लोग ये हो गए, तो 10 लोग तो ये हो गए विज्ञान वाले। अंग्रेजी और इतिहास दोनों पढ़ना चाहिए, तो अंग्रेजी इतिहास का मतलब कि बी के अंदर भी आ रहा हो और सी के अंदर भी आ रहा हो। तो कौन सा वाला है, बी और सी दोनों में आ रहे हैं, तो ये आ रहा है 12 6 18 18 दोस्तों, क्योंकि ये डी के अंदर आ जाएगा तो इसको नहीं लेंगे हम, केवल 6 को लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो प्लस करो 10 6 16, तो ऑप्शन नंबर 16 होना चाहिए तीसरा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा गया है 16 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखो पीतल, तांबा और जस्ता, तो पीतल जो होता है, पीतल जो मिलकर बनता है तांबा और जस्ता से मिलता है, तो तांबा अगर जस्ता, इसको मान लो कि हम तांबा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं जस्ता, तो दोनों के मिक्सर से यानी कि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो ये कौन बन रहा है, ये बन रहा है पीतल। तो बस ये पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। नीचे दिए गए चार आकृतियों में से तीन आकृतियां किसी तरह से संगत हैं, संगत यानी कि एक जैसी हैं, एक आकृति असंगत है यानी कि इनमें से अलग है। असंगत आकृति का चयन करिए। देखो यहाँ पर पेयर रूप में दिया है, चार दिया है, यहाँ पर भी पेयर दिया है, यहाँ पर तो सिंगल ही है, और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए था। आप लोग बताओ कि ऑप्शन अगर मैं 1 2 3 और ये 4 मानता हूँ, तो आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। देखो कुछ हिसाब से दिया है टी पी डी और एफ एम एम और एफ आई ए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये देखते हैं। तो देखो इसमें एक पहले तरीका देखो, टी का जो अगर मैं ए बी सी डी ऐसे करके लिखूं 1 2 3 4, तो टी नंबर किस नंबर पे आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा वो 20 नंबर पे, तो टी आता है 20 पे, तो इसको मैं मानता हूँ कि इसकी वैल्यू हो गई 20, ये 20 लिख लो ऐसे करके। अब देखो पी, पी आता है 16 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, ये 4 नंबर पे 16 और 4 अगर जोड़ोगे तो आप 20 आएगा, देखो ऊपर भी 20 आ रहा था, यहाँ भी 20 आ रहा है। और एफ, एफ आता है दोस्तों यहाँ पर आता है 6, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर, और यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, तो अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा था। इसका मतलब कि सारे लेटर का जो योग है हर बार 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एफ आता है 6 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे और ए 1 नंबर पे आता है। वहीं अगला यहाँ पर बताना है क्या आएगा, तो पहले जोड़ लो, 9 1 10, 10 6 16, तो 16 हो जाएगा, और हमें कितना बनाना है, 20 बनाना है। कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 नंबर पे कौन सा आता है, अगर मैं ए बी सी और डी लिखूं तो डी किस नंबर पे आएगा, 1 2 3 और चौथे नंबर पे, तो यानी कि डी होना चाहिए, तभी तो 4
और ये मिलकर के 20 हो जाएंगे, तो डी आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो देखो वर्ग कुछ इस टाइप के दिए हैं, अगर आप गिनने बैठोगे ना तो ऐसे गिन नहीं पाओगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, अगर हम इनको हटा दें थोड़ी देर के लिए, ये जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं इधर वाले और इधर वाले, तो हमारे पास एक पूरा का पूरा ये वर्ग बन रहा है बड़ा सा। ठीक है, तो ये समझ लो कि हमें पहले इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको और ई वाला अंदर वाले को, इतने को हमें देखना है। तो सब में नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब देखो 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, 3 गुणे में 3 करेंगे तो आएगा 9, 2 गुणे में 2 करेंगे तो आएगा 4, और 1 गुणे 1 मतलब कि 1 ही हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 लिख दीजिए। अब देखो 4 1 हो गया 5। ठीक है, और 5 और 16, 16 5 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 और 21 9 हो जाएगा यहाँ पर 30, तो ये टोटल आएगा 30। लेकिन हमने 4 वाले छोड़े थे, यहां से यहां तक के 30 आएंगे, लेकिन अब ये 4 छोड़े थे ना, ये वाले ये कोने वाले, तो 4 और जोड़ लो तो 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34। तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा 34 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कहाँ है 34, ये चौथे नंबर पे देख रखा गया है, जो कि करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से दिया है 8 4 12 10, तो इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद 10 आ रहा है, इन सबको सॉल्व करने के बाद 5 आ रहा है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको हमें बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करें, यानी कि 8 गुणे 4 ये होता है 4 8 32। अब इन दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 12 10 हो जाएगा 22। इन दोनों का अंतर कर दो, तो 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 आ गया। ठीक है, तो देखो ऊपर 10 दे के रखा है। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, तो इन दोनों का गुणा कराओ, 15 दूनी 30। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, 16 9 हो जाएगा 25, तो जो भी आ रहा है उसको अंतर निकालो, 5 का अंतर आ गया, तो देखो वहाँ पर 5 दिया है, मतलब फिक्स हो गया कि इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो 5 6 का 30 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, तो 20 तो 22 हो जाएगा, तो 22, बस अंतर निकाल दो, ये आ जाएगा 8। भाई 30 में 22 हटा दो, 8 ही तो आएगा, तो बस 8 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में ही देके रखा गया है। तो आज दोस्तों हमने सॉल्व कर लिए 100 तक के, यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया। अब अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और अगले पेपर की सॉल्यूशन जो है वो अगले पार्ट में आएगा, और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करते ही आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप में से किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग से पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर, ग्रुप डी पिछला पेपर, तो सारे पार्ट्स आप 1 2 3 4 ऐसे करके क्रम से देख सकते हो। और हाँ, किसी भी पार्ट का अगला पार्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए आप 5वां पार्ट देख रहे हैं, 6 नंबर चाहिए, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 5 पार्ट जहाँ पर होगा उसके डिस्क्रिप्शन में ही देख लिया करो, अगला पार्ट लिखा होगा, अगला पार्ट क्लिक करते ही 6वां शुरू हो जाएगा। 6 देख रहे हैं, 7वां पार्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में 7वां की लिंक होगी, उसमें अगला पार्ट लिखा होगा, तो इसके आगे वाला पार्ट होता है। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे, और आप में से हज़ारों लोग हैं जो हमारे सीरियल लगातार हमारी सीरीज़ को देख रहे हैं, और उन्हें पता भी होगा कि नई नई ट्रिक्स, नई नई फिगर्स और नए नए क्वेश्चंस उन्हें तैयार हो गए। साथ ही करंट अफेयर भी उनको अपडेट हो गई होगी, 2025 के हिसाब से काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। तो लगातार आप भी अगर बने रहते हैं तो काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों चैनल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। अपनी तैयारी जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, क्लिक करिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।